हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, विच इज बेसिकली द सूटेबल वे टू कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, फिर हम एट द एंड देखेंगे कि किस तरह से हम लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले जी मैं आपके साथ दो इमेजेस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। एक इमेज देखें आप, सेम प्लेस की इमेजेस हैं और एक इमेज में आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ क्लियर नज़र आ रहे हैं इस इमेज में, और दूसरी इमेज में आपको जो वाटर के नीचे वाली सरफेस है वो कोई इतना ख़ास क्लियर नज़र नहीं आ रही। अब इन दोनों में जस्ट एक ही डिफरेंस है कि एक में जो लाइट आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो रही है। ठीक है जी। कुछ ग्लेयर्स हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, उन ग्लेयर्स की वजह से हम उनके उसके बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है उस सरफेस का वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ऐसा किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई ग्लेयर नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। इन दोनों इमेजेस में, इमेज नंबर 1 और 2 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये वाली इमेज जो है ये पोलराइज्ड लाइट से बनी हुई इमेज है। ठीक है। और ये वाली जो इमेज है वो अनपोलराइज लाइट से बनी हुई इमेज है। मीन्स कि जो लाइट उस सरफेस से नीचे से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है उसमें ग्लेयर है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट का नाम लिया है, यहीं से हम पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। तो पोलराइजेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको लाइट के बारे में बता दूं जी। लाइट बेसिकली देखें, हमारे पास हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये वाला जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है जी। और जो मैग्नेटिक पार्ट है वो हमारे पास हम बी से डिनोट करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में हम जानते हैं कि वो राइट हैंड रूल को फॉलो करें, यानी कि ई क्रॉस बी करें तो हमें लाइट की प्रोपिगेशन की डायरेक्शन पता चल जाती है। तो ये दोनों फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वाइब्रेट कर रही होती है। मीन्स अगर मैं जी एक्सिस में बी ले रहा हूँ, वाई एक्सिस में ई फील्ड ले रहा हूँ, तो मेरे पास जो जो लाइट की प्रोपिगेशन की डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस में होने वाली है। ठीक है। अच्छा, तो पोलराइजेशन से हम स्पेसिफिकली ये मतलब लेते हैं कि इन दोनों में से, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से कौन सा जो कंपोनेंट, मीन्स हम जब भी स्टडी करते वक्त कंसिडर कर रहे होंगे तो ये देखेंगे कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट उस लाइट की किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे, लाइक एक्स वाई एक्सिस हम कंसीडर करें, तो ये जो लाइट होगी ये हमारे लिए पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। ठीक है जी। हमने पोलराइजेशन को जस्ट इस बात से स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है ओवरऑल लाइट का। अगर डिफरेंट डायरेक्शन है हमारे पास, अगर आप कहें कि ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, बहुत सारी डायरेक्शन हैं ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से लाइट इमिट हो रही है, तो उनमें जो हमारे पास लाइट होगी वो पोलराइज लाइट नहीं होगी। ठीक है। हम बात लाइट की कर रहे हैं, लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं, लेकिन पोलराइजेशन में आपने ये देखना है, क्योंकि ये एक कन्वेंशन है, पोलराइजेशन में आपने जस्ट ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर सबकी डायरेक्शन सेम है तो वो पोलराइज लाइट होगी, अगर नहीं है तो वो अनपोलराइज लाइट होगी। तो अब हम इसी चीज को जो भी अभी हमने डिस्कस किया है इसको बेस बनाकर इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं लाइट की, उनको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें किसी एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर तो हमारे पास वो जो लाइट होगी वो पोलराइज लाइट होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक पोलराइज लाइट जो है हमें रिसीव हो रही है, इसमें जो ब्लू कलर की लाइन हमारे पास वेव है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, जो पिंक कलर की हमारे पास वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए जी एक्सिस में है, तो हमारे पास जो ओवरऑल प्रोपिगेशन है वो एक्स एक्सिस में हमने कंसिडर की हुई है। अगर ये बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन में और भी कंपोनेंट्स होते
तो ये जो लाइट है ये हमारे लिए अनपोलराइज होती है, और ये हमारे लिए हमने एक आगे कोई पोलराइड ग्लास रखा हुआ है जिसमें से गुजरने के बाद ये जो हमारे पास जस्ट एक ही कंपोनेंट इस लाइट का रह गया, विच इज प्रोपेगेटिंग और ऑसिलेटिंग इन ए स्पेसिफिक वन डायरेक्शन, वाई एक्सिस ये हमारे पास। तो यहाँ पर ब्लू कलर भी आगे प्रोपिगेट करेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड का है, तो अगर वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा, वो फिर हम यहाँ पे इसके बाद इस प्लेन में से गुजरने के बाद उसको रिसीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो अब पोलराइज लाइट जो है उसको प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड है, जिनमें से हमारे पास सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल और स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। अब जी एट द लास्ट मैंने आपको स्टार्ट में जैसे कहा है कि पोलराइजेशन के इफेक्ट से हम ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि जो लाइट की नेचर होती है वो ट्रांसवर्स होती है। तो हमारे पास जो पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं बेसिकली ये इनमें हम लॉन्ग मॉलिक्यूल्स की चेन्स यूज करते हैं और इनको हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, इस तरह के इनके जो एडजेसेंट एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो एज ए स्लिट बिहेव कर रहे होते हैं फॉर इनकमिंग लाइट। तो अगर आप देखें ना हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंपैरेटिवली फ्री पार्टिकल्स होते हैं जिनका मैस कम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक लाइट आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। वो इफेक्ट भी उस उन इलेक्ट्रॉन्स को ही ज्यादा करेगी बिकॉज वो लो मैस पार्टिकल्स हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है हैवी पार्ट होता है, हाई डेंसिटी पार्ट होता है इनसाइड द एटम। अब अगर ये वेव आ रही है हमारे पास, सबसे पहले फिगर 2 को डिस्कस करते हैं। ये अगर वेव आ रही है हमारे पास तो ये इलेक्ट्रॉन इस वेव को एब्जॉर्ब करेगा और बिल्कुल इसी की तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। हमने अभी के लिए यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर शो की है वेव की, ट्रांसवर्स वेव बनाई है हमने। तो वो इस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल में से गुजरते वक्त इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह वेव की तरह वाइब्रेट करना चाहेगा। मसला ये है कि इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन इन सारे एटम्स को आगे पीछे डिस्प्लेस नहीं कर सकता फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेशन। मींस क्रस्ट और ट्रफ के लिए उसको इन सारे मॉलिक्यूल्स को यूं आगे पीछे शैटर करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और वो जिस तरह की वेव उसने रिसीव की थी वैसी वेव वो आगे नहीं लेके जा पा रहा। इसी का सेकंड पार्ट देखें, अगर इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन आए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मींस वेव इस तरह की आए कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस छोटी सी स्लिट में से, यहाँ पर अगर मैं बना दूं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, तो उस छोटी सी स्लिट में से इलेक्ट्रॉन इजीली टू एंड फ्रो इन वर्टिकल प्लेन मूव करते हुए गुजर जाएगा। तो ये वेव बगैर डिस्टर्ब हुए यहाँ से पास कर जाएगी। अब फिगर 1 को देखें आप, तो यहाँ पर ये सारे लॉन्ग मॉलिक्यूल्स आपको शो किए जा रहे हैं और ये इनका हमारे पास एक एक्सिस है जिसके अबाउट वाइब्रेशन होगी। तो ये इस तरह से हम प्रिडिक्शन देते हैं कि हमने इस तरह का एक मॉलिक्यूल एक एक बेसिकली क्रिस्टल बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। ये आपको एक काइंड ऑफ क्रिस्टल ही शो हो रहा है जिसके अंदर देखें अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर मैनर में। तो हमने ये क्रिस्टल बनाया और उससे ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हमने प्रिडिक्ट किया कि लाइट की जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। अगर लॉन्गिट्यूडनल होती तो फिर इस वाले केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, वेव को एज इट इज पास कर जाना चाहिए था इस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर है बना हुआ है इसमें से। ठीक है जी। So that is how we can predict about the transverse nature of the light using the phenomena of polarization. ठीक है जी।